हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की पहली टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है शहद और कॉलगेट। क्या आपने कभी शहद में कॉलगेट मिलाया है? नहीं मिलाया तो आज देख लीजिए इसका मैजिक। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के शहद लिया है और इसी चम्मच में हम लेंगे थोड़ा सा कॉलगेट। कॉलगेट हमें उतना लेना है जितना हम एक दिन टूथपेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, जितना हम टूथब्रश में लगाते हैं ना एक दिन के लिए, बस उतना। अब ये दोनों चीज़ें हमने इतनी लेनी है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना है। मैं आपके लिए एक दिन का तैयार कर रही हूँ, एक बार के लिए, ठीक है। तो और उसके साथ हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, विनेगर। ये है वाइट विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल लीजिए, आधा नींबू का रस काफ़ी रहेगा। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए मिक्स। जितने अच्छे से ये मिक्स हो सकती हैं उतने अच्छे से इन्हें मिक्स कर लीजिए। बहुत ही अमेजिंग रेमेडी बनकर तैयार होगी। और ये इसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसको एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा मेरे कहने से। और ये किस चीज़ पर इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन अभी हमें इसे मिक्स करने के बाद इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है मिक्स करने में, लेकिन प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि टूथपेस्ट और विनेगर जब आपस में मिक्स करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये दोनों चीज़ें ना बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और अब हम इसमें जो हमारी खास चीज़ है उसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने इनो। इनो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें ऐड करना। तो यहाँ पर मैंने आधा शैसे यूज़ किया है और जैसे ही हम इनो को डालेंगे ना इनमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बस अब आपका ये जो पैक है ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया। ये पैक आपको लगाना है अपनी कोहनी पर, जहाँ पर आपकी कोहनी वगैरह काली हो जाती है या फिर गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है वहाँ पर, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। तो देख सकते हैं कटोरी एकदम से भर गई है। बस यहाँ पर हमारी ये जो रेमेडी है फुल वर्क करने के लिए तैयार है। अब मैं आपको इस पर हाथ पर लगा कर दिखा रही हूँ और आपको इसका ना फर्स्ट टाइम पर ही रिजल्ट बिल्कुल अमेजिंग मिल जाएगा। ये चीज़ आप अपने हाथों पर लगा सकते हैं, गर्दन पर लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन फेस पे बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें हमने इनो की मात्रा डाली है। और अगर आप फेस पे लगाने वाले हैं तो इनो की जगह आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लीजिए, वो भी पिंच ऑफ, बस इतना। ज़रा सा बेकिंग सोडा डालेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपके फेस पे टैनिंग हो गई है। लेकिन ये आपके हाथ, पैर, कोहनी, गर्दन, ये चीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो इसको लगाकर आपको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ इसे लगाकर छोड़ देना है 10 से 5 मिनट के लिए। अगर आपकी ज़्यादा टैनिंग हो गई है या फिर ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई है वहाँ पर, तो आप हल्के हाथ से इसे मालिश कर लीजिए। और अगर नहीं है तो बस आप इसे ऐसे ही लगा रहने दीजिए। इससे आपकी सारी डेड स्किन, टैनिंग और डार्क जो स्किन हो जाती है ना वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। मैं यहाँ पर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद आपको धोकर इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। बहुत ही इतना कमाल का रिज़ल्ट मिलता है कि बस पूछिए मत। तो मेरे इसको 5 मिनट हो गई थी और अब मैं इसे हल्के हाथ से ज़रा सा रब करूँगी। बहुत हल्के हाथ से रब करना है, ज़्यादा टाइट हाथ से बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने इनो डाला है ना तो उसके पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हमारी डेड स्किन को छुड़ाने के लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और यहाँ पर फिंगर्स के बीच में ना बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो जाती है गर्मियों में, और आपके हाथ वगैरह जहाँ पर भी आपको लग रहा है, इससे ना आप मैनीक्योर, पेडीक्योर बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आपके पास 10 मिनट होने चाहिए और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं इसे सादा पानी से धोकर दिखा रही हूँ, बिल्कुल टैप वाटर है और यहाँ पर हमने बिल्कुल भी नहीं रगड़ा है। जैसे ही हमने इसको छुटाया है ना, आप देख सकते हैं बिना रगड़े कितना अमेजिंग इसका रिजल्ट मिला है। धोते ही तुरंत पता चल जाता है कि कितना फ़र्क है जहाँ पर हमने लगाया था और वहाँ पर जहाँ पर नहीं लगाया था, वहाँ की स्किन बिल्कुल अलग चेंज नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी कोहनी वगैरह, गर्दन वगैरह ज़्यादा काली हो गई हैं तो इसे आप हफ्ते में 2 बार ट्राई कीजिए। अगर नहीं है तो हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में ये प्रॉब्लम्स ना बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं टैनिंग की। तो देखिए कितना कमाल का रिजल्ट है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है सिंदूर को लेकर। सूखा सिंदूर हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और डेली लगाना भी चाहिए। तो सिंदूर को पहले तो आपको हमेशा मैक्सिमम टाइम कोशिश ये करनी चाहिए लकड़ी की डब्बी में रखें, क्योंकि लकड़ी की डब्बी में सिंदूर रखने से ना एक तो सिंदूर ख़राब नहीं होता है, दूसरा शुभ भी माना जाता है।
तो जब भी हम सिंदूर अपने माथे पर लगाते हैं, मांग में लगाते हैं, तो पहले तो ये जो सूखा सिंदूर होता है ना, ठीक से लगता ही नहीं है। और अगर हम ज़्यादा ज़्यादा करके लगा भी लेते हैं तो वो धीरे धीरे करके पूरा झड़ जाता है। और गर्मियों में तो पसीना इतना ज़्यादा आता है कि वो पसीने के साथ बहकर पूरे हमारे फेस पर फैल जाता है, गर्दन पर, नाक पर, सब पे पूरे पे फैल जाता है। तो अब हम इसको किस तरह से लगाएं कि ये हमारा सिंदूर एकदम बढ़िया तरीके से डटा रहे और हमारी मांग में से बिल्कुल भी ना फिसले। तो कई कई लेडीज़ को तो सिंदूर लगाने से एलर्जी भी हो जाती है, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है वैसलीन। वैसलीन का इस्तेमाल हम सिंदूर के साथ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस वैसलीन में से थोड़ी सी वैसलीन निकालूंगी, बस जरा सी। हमें सिंदूर के साथ मिक्स करके नहीं रखनी है वैसलीन। सिर्फ जब भी आप सिंदूर लगा रहे हैं उस टाइम पर आप अपनी मांग में ना हल्की सी एक लेयर लगा दीजिए वैसलीन की, बस इस तरह से। तो इस तरह से ना एक दो फायदे होंगे। पहला तो जिस किसी को भी सिंदूर से किसी किसी को एलर्जी हो जाती है वो नहीं होगी, और दूसरा आपका जो सिंदूर बहता है ना वो बिल्कुल नहीं बहेगा। और एक दिन लगा लेंगे ना तो 2 दिन तक ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अभी अभी सिंदूर लगाया है। तो देखिए मैं यहाँ पर सिंदूर लगा रही हूँ, एक बार में तो आपका सिंदूर लगकर तैयार हो गया है। और दूसरा, आप इसे कितना भी रगड़िए, कितना भी झाड़िए, ये बिल्कुल भी झड़ता नहीं है, गिरता नहीं है। तो है ना, छोटा सा काम है, इससे आपके दो दो फायदे होने वाले हैं। एक तो सिंदूर नहीं गिरेगा, दूसरा आपके अगर एलर्जी वगैरह होती है तो वो भी नहीं होगी। है ना कमाल का आइडिया। अगर आपको मेरा ये आइडिया ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। मुझे आपकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी धनिया पत्ती को लेकर। इन दिनों में ना धनिया पत्ती बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन उनमें डंडियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। और डंडियाँ आती तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये डंडियाँ ना कभी हमें फेंकनी नहीं चाहिए। सिर्फ जो रूट्स होती हैं उनको कट कर दीजिए, और जितना भी डंडियों वाला हिस्सा है उसे अलग कट करके रख लीजिए। इसको फेंकिएगा बिल्कुल मत। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसके दो तरह से जो इस्तेमाल करती हूँ वो दोनों आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तो मैं इसकी डंडियों को कट कर लूँगी अपने मिक्सी के जार में। आप कहेंगे मिक्सी के जार में क्यों? जी हाँ, इससे हम आज बहुत ही अमेजिंग चीज़ बनाने वाले हैं। जो स्टेम्स होती हैं ना, इनमें इतनी अच्छी खुशबू होती है कि आप पूछिए मत। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कितना कमाल का है ये। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी स्टेम्स थी वो काट दी हैं मिक्सी के जार में, और जितनी भी पत्तियाँ हैं उन्हें मैं अलग प्लेट में काट लूँगी। तो जितनी भी पत्तियाँ हैं इनको तो हम अपनी सब्जी में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, दाल सब्जी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको कम की ज़रूरत है तो आप कम कर लीजिए। मैं वैसे एक साथ कट करके रख लेती हूँ, और इन पत्तियों को हल्का सा इनका पानी सुखा लूँगी। उसके बाद इनको जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं उनमें रख दूंगी। उससे क्या होता है कि जब भी मुझे इस्तेमाल करनी होती है फटाफट से मैं निकाल कर डाल लेती हूँ। ऐसे ही मैं इस जो हमने डंडियों का कट करके रखा उसका भी मैं एक दिन इस्तेमाल कर लूँगी, और 2 दिन के लिए एक दिन बनाकर रख लेती हूँ। 2-3 दिन मेरे काम आ जाता है। तो यहाँ पत्तियों को तो हम अपनी को साइड में रख देंगे कट करके। अब जो हमने डंडियाँ कट करके रखी हैं उनका क्या इस्तेमाल करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी लकड़ियाँ थी वो सब काट ली। उसमें डालेंगे हम थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, थोड़े से पुदीने के पत्ते, और एक टमाटर। टमाटर आप 1 डाल लीजिए, 2 डाल लीजिए अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो मैं इस तरीके से एक ही टमाटर कट करूँगी। साथ ही साथ इसमें कम से कम 4 से 6 हरी मिर्च डालूंगी। अगर आपके यहाँ तीखा कम खाते हैं तो आप थोड़ा कम डाल लीजिएगा। हमारे यहाँ पे तीखा अच्छा खाते हैं, तो मैंने यहाँ पर 6 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो अब इसे मिक्सी के जार को ढक्कन लगाकर पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पीस कर तैयार कर लिया है। तो मैं इसमें से आधा तो कटोरी में निकाल लूँगी, जो कि मैं कल इस्तेमाल करूँगी, और आधे को मैं मिक्सी के जार में छोड़ दूँगी। तो देख सकते हैं आप, मैंने आधा जार में रख दिया और आधा रख दिया कटोरी में। तो चलिए अब इसको हम एक भगोने में पलट लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक भगोने में इसे पलट लिया है। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने रायते के लिए। जी हाँ, यहाँ पर मैंने इसमें छाछ डाल दी है, और छाछ डालने के बाद अब इसमें हम बढ़िया तरीके से एक तड़का लगा देंगे। आप देखेंगे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था मिक्सचर, तो मैं इसमें 1 चम्मच और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने बताया तीखा खाते हैं। तो मैं यहाँ पर 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने और डाल लिया है, ताकि हमारे जो रायता है इसमें काफ़ी अच्छे से तीखापन आ जाए। उसके बाद नमक डाल दीजिए आप, सफ़ेद और काला जो भी आप पसंद करते हैं ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर काला नमक ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। और उसके बाद इस रायते में हम लगा देंगे बढ़िया से हींग जीरे का तड़का। और तड़का लगाते समय बहुत ध्यान रखिए कि एक तो जो तेल है ना वो हमेशा उतना पकाना चाहिए कि उसमें से थोड़ी थोड़ी आग जलने लगे, और उस टाइम पर आप इसको ढक्कन लगाकर बंद कर दीजिए। बस इस तरह से जब आप तड़का लगाएंगे ना तो आपका रायता आप तो खाएंगे ही खाएंगे, पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे आपने किस चीज़ का तड़का लगाया। और इसके बाद ना आप अपनी इस प्लेट के ढक्कन को कर दीजिए अच्छे से बंद। जो आपने चमचा लगाया था उसे निकाल दीजिए बाहर, जिससे कि इसका जितना भी ये स्मोक है इसके अंदर पैक हो जाए और इस रायते का और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ जाए।
तो है ना कमाल का आइडिया। आप जो डंडियाँ काट कर फेंक देते हैं उनसे ही हमने आज एक बहुत बढ़िया तरीके से रायता बनाया है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रायता बनाइए या फिर चटनी बनाइए, दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। क्योंकि इन दिनों में धनिया ना बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन महंगा भी आ रहा है, तो उसको वेस्ट भी नहीं करना है और उसका इस्तेमाल भी भरपूर करना है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है मेरी पनीर को लेकर। जब भी हम पनीर वगैरह बनाते हैं तो हमेशा मैक्सिमम टाइम ये करते हैं कि गर्म पानी में इसको डालकर रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे गर्म पानी में डालकर रख दिया, लेकिन अब बनाने से पहले मैं इसका पानी निचोड़ूंगी क्योंकि मुझे इसे फ्राई भी करना है। पनीर चाहे घर का हो या फिर बाज़ार का, हमेशा बनाने से पहले एक बार गर्म पानी में ज़रूर डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसकी एक तो अगर इसमें कोई चीज़ नुकसान वाली जैसे धूल मिट्टी बाहर रखी रखी चढ़ जाती है इन पर, वो भी साफ़ हो जाती है। और दूसरा, इसमें अगर वो टाइट हो जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है गर्म पानी में डालने की वजह से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब भी हम पनीर को गर्म पानी में डालने के बाद फ्राई करते हैं ना, तो वो एकदम टाइट हो जाता है, चीचड़ जैसा हो जाता है, उस रबड़ जैसा खिंचता है। तो ये चीज़ ना हो उसके लिए भी मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पनीर का पानी पूरा निचोड़ दिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से ना हमारा पनीर जब फ्राई करते हैं तो एक तो हम गर्म पानी में डालकर जब करते हैं तो कढ़ाई में नीचे चिपकता नहीं है। वरना आपने देखा होगा जब भी आप कढ़ाई में पनीर को तलते हैं ना तो देखते हैं कि बॉटम में पनीर चिपकता बहुत है। और दूसरा, जब भी आप पनीर को फ्राई करें ना उसके बाद तुरंत बर्फ़ का पानी तैयार रखिए और उसमें इस पनीर को डाल दीजिए। इस तरीके से जब आप पनीर को तुरंत ही गरम गरम बर्फ़ के पानी में डाल देंगे ना तो आपका पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। इस तरह से आप एक बार सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके यहाँ फ्राई करके पसंद करते हैं तो इस तरह से पानी में ज़रूर डालिए, ठंडे पानी में, बर्फ़ के में। और अगर कच्चा खाते हैं तो गर्म पानी में। तो ये छोटे छोटे से काम हैं, लेकिन अगर आप इसे फॉलो करें ना तो आपका घर का काम भी आसान हो जाता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पर सारा पनीर बर्फ़ के पानी में डाल दिया है और अब मैं इसमें से बर्फ़ को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दूंगी ताकि इसका रूम टेम्परेचर पे आ जाए पानी। मैंने यहाँ पर बर्फ़ निकाल दी है और इसके बाद मैं आपको पनीर दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम स्पंजी पनीर बनता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के धागे वगैरह को लेकर। जब भाई हम लोग बच्चों के साथ या अपने लिए धागे वगैरह बांधते हैं तो आप देखते हैं इनकी ना गठान बहुत जल्दी खुल जाती है। लेकिन आप देख रहे होंगे मेरी वीडियोज़ में मैं इस धागे को करीबन 1 महीने से बांधे हुए हूँ और मेरी गठान बिल्कुल भी नहीं खुली है। तो मैं किस तरीके से बांधती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है धागा। धागे को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़ा छोटा जितना करना है उतना कर लीजिए। उसके बाद हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और किस लिए इस्तेमाल करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रुद्राक्ष लिए हैं। रुद्राक्ष को घी में डुबोकर रख दिया था 24 घंटे के लिए। उसके बाद इनको टिश्यू पेपर से पोंछ कर इनका एक्स्ट्रा घी निकाल लेंगे और उसके बाद इनका हम धागे में डालेंगे। तो इस तरह से ना अपने बच्चों को आप चाहे रुद्राक्ष पहनाएं या फिर कोई भी लॉकेट वगैरह पहनाएं। तो जब भी इस तरह से आपको पहनाने हो ना, तो हाथ में हो या फिर गर्दन में हो, जब भी आप धागा पहना रहे हैं तो एक काम ज़रूर से कीजिए, इनको जलाइए मत। क्योंकि अगर हम जला देते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, कभी कभी तो वो स्किन चुभती है स्किन के अंदर। तो जलाने से दो नुकसान है, एक तो जलने का भी डर रहता है, दूसरा ये जो चुभते हैं बहुत टाइट हो जाते हैं धागे। और कभी कभी तो जलाने के बाद भी ये धागे यहाँ से खुल जाते हैं। तो ऐसा ना हो तो जहाँ पर भी आपने गठान लगाई है वहाँ लगा दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो गठान वाला एरिया है ना, यहाँ पर थोड़ा सा, बस ज़रा सा, यहाँ पर आप थोड़ा सा फेविक्विक लगा दीजिए। बस जैसे ही आप फेविक्विक लगाएंगे ना तो यहाँ से आपकी गठान कभी भी नहीं खुलेगी। ऐसे ही मैंने अपने हाथ में किया हुआ है, जहाँ पर भी धागा हमने बांधा था वहाँ पर हमने थोड़ा सा फेविक्विक लगा लिया। तो इस तरह से ना साल और साल आपके धागों की गठान यहाँ से बिल्कुल नहीं खुलेगी। फिर वो चाहे बच्चों के हो चाहे बड़े को हो, किसी के भी हो, ज़रा सा फेविक्विक लगाने से आप 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए बस, और फिर आपकी ये गठान यहाँ से कभी नहीं खुलने वाली है ना कमाल का आइडिया। तो ये तो हो गया पहला आइडिया। अब दूसरा आइडिया, कभी कभी क्या होता है हम लोग रुद्राक्ष वगैरह लेते हैं या फिर कोई लॉकेट लेते हैं, उसका होल बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब ये धागे हमारे उसके अंदर नहीं जाते हैं, तो उस टाइम पर हम क्या करें। अब इनको हम सुई में पिरो नहीं सकते क्योंकि थोड़े से तो मोटे होते हैं ना, तो इतनी फिर मोटी सुई होगी तो भी नहीं जाएगी उसके अंदर, क्योंकि उसका होल बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हम क्या करें जिससे कि हम इनमें छोटे वाले छेदों में भी हम इस धागे को बहुत आसानी से पिरो सकें। तो यहाँ पर मैं इस धागे को कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जब आपका दिखे कि आपको धागा इसके अंदर नहीं घुस रहा है, तो वहाँ पर भी जहाँ पर आपने धागा का मुंह है वहाँ पर थोड़ा सा फेविक्विक लगा दीजिए, ज़रा सा, बस ज़रा सा फेविक्विक लगाएंगे ना तो वो एरिया बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। टाइट होने से वो एकदम सुई जैसा काम करता है। तो जैसे ही बिल्कुल बारीक वाली सुई होती है ना, उसी तरीके का हमारा अब ये धागा तैयार हो गया है। तो जब इस तरह से आप धागा डालेंगे ना तो आपका कितना भी बारीक छेद हो रुद्राक्ष का,
बहुत आसानी से इसमें चला जाएगा। देख सकते हैं आप, एक झटके में हमारा रुद्राक्ष में से पूरा धागा बाहर निकल आया है। तो है ना कमाल की आइडिया। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप अपने बच्चों के धागे या कुछ भी बांध रहे हैं तो आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।